नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। आज खंड 35 लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए 35 में 15 प्रश्नों की श्रृंखला रखी गई है। इसमें सवाल हमारा, जवाब भी हमारा भी होगा। तो चलिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर इत्यादि अगर आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए पहले कल का जो प्रश्न है उसका जवाब, फिर इसके बाद 15 प्रश्न आपको देंगे। तो पहला जवाब आपके सामने आ चुका है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न क्या था? आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? तो सही जवाब आपका होगा साकेत। क्या होगा? साकेत। आधुनिक काल में ये साकेत आपका राइट जवाब है। ये राम काव्य पर लिखा गया है। दूसरा प्रश्न, दूसरा है, इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? गुरु नानक का जीवन काल यानी समय क्या है? तो सही जवाब है 1469 से 1538। सही जवाब है गुरु नानक का 1469 से 1538। ये जानते हैं गुरु नानक ज्ञानासराय के अंतर्गत आते हैं और इनका स्थान तलवंडी या ननकाना। आपको इसको याद करना है। तीसरा है, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का? तो द्वैताद्वैतवाद का। द्वैताद्वैतवाद का इन्होंने प्रवर्तन किया है निम्बार्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। चारों आपको बता दिए हैं। तो सही जवाब है तीसरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है यानी चौथा, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? तो सही जवाब है शुद्धाद्वैत, क्योंकि वल्लभाचार्य हैं इसके, तो इसलिए आपका शुद्धाद्वैत ही होगा। पांचवा प्रश्न, फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्वदीप्ति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास। फ्लैशबैक पद्धति पूर्वदीप्ति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो सही जवाब आपका है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय सच्चिदानंद हिरण्य निवास सेन अज्ञेय की रचना है। और जो उसने कहा है ये फ्लैशबैक पद्धति पूर्वदीप्ति पर लिखा गया हिंदी की प्रथम कहानी है। और आपसे पूछा गया उपन्यास, तो उपन्यास शेखर एक जीवनी, अगर कहानी पूछे तो उसने कहा था गुलेरी। छठा प्रश्न, पांचवा हो गया। छठा प्रश्न क्या है? संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास है। संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास है तो बाण भट्ट की आत्मकथा। कौन सी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो सही जवाब है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा माणिक मुल्ला उपन्यास पात्र है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। आठवां है, सोया हुआ जल उपन्यास है। सोया हुआ जल उपन्यास है यानी किसका उपन्यास है? तो सही जवाब है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सोया हुआ जल उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। नौवां प्रश्न है, किस उपन्यास में पुराने वटवृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों से हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? तो कहा गया है किस उपन्यास में पुराना वटवृक्ष गांव में स्थित विगत वर्षों का परिवर्तन का वर्णन करता है? सही है बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ नागा अर्जुन। 10वां प्रश्न, मृणाल किस उपन्यास का पात्र है? मृणाल किस उपन्यास का पात्र है? सही जवाब है आपका त्यागपत्र। त्यागपत्र का उपन्यास है मृणाल, जो कि आप जान रहे हैं परख सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, यथार्थ, मुक्तिबोध इत्यादि रचनाएं जैनेन्द्र की रचना है।
11 कौन सा उपन्यास रेणु का है, यानी फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सा उपन्यास है? तो महिला आंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घ तपा, सभी। तो सभी, इनके सभी उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का है। 12 सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है संश्लिष्ट। क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट कहा जाता है। जो सर्वनाम के साथ विभक्तियां आती हैं उन्हें संश्लिष्ट कहते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से घोष वर्ण नहीं है। घोष वर्ण यानी सघोष नहीं है। तो आपको देखना है, सघोष का मतलब होता है हर वर्ग का, मतलब पहला दूसरा छोड़ के बाकी सब सघोष है। तो आपका देख लीजिए, सघोष ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आपका यही सघोष नहीं है, ये आपका अघोष है। सा अघोष है, तीनों सा, यानी हर वर्ग का पहला और पहला दूसरा, यानी का खा चा छा टा ठा ता था पा फा तीनों सा अघोष, बाकी सब सघोष या घोष कहलाते हैं। 14 है अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। तो सही जवाब है ता और चा। अघोष का मतलब पहला वर्ग है, अल्पप्राण का मतलब पहला होता है। ये तो अघोष है लेकिन ये अल्पप्राण नहीं है, अघोष है लेकिन अल्पप्राण नहीं है, अघोष है लेकिन अल्पप्राण नहीं है। तो सही जवाब हो ता और चा आपके सही जवाब हैं। 15 घास खाना मुहावरे का अर्थ है। घास खाना मुहावरे का अर्थ है तो घोर मूर्खता का परिचय देना। घोर मुहावरे का परिचय देना। देखते नहीं, जिससे कि कोई नहीं ज्यादा बोलता है तो कहते हैं आपके दिमाग में गोबर भरा है क्या, ठीक उसी तरह से ये है। तो अत्यधिक गरीब नहीं होगा, तुच्छ काम करना, जल्दी जल्दी करना ये नहीं होगा। देखिए कल के प्रश्न में 16 प्रश्न शायद थे, तो आपको 16 का सिर्फ हम बता दें जवाब क्या है। मखमली जूते मारना का सही जवाब है, आपको देखो इसमें लिखा गया है मीठी बातों से लज्जित करना, यानी मीठी मीठी बातों से क्या है आपको लज्जित कर देना। ऐसा बोलें कि आप बात से ही क्या हो जाएं, एकदम शर्म से, लज्जा से आपका सर झुक जाए। तो आपका ये सही जवाब हो गया 15 का। अब आपको लेके चलते हैं 15 प्रश्नों के सवाल की तरफ, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, देश पत्रिका के संपादक कौन है? देश पत्रिका के संपादक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। देश पत्रिका के संपादक थे। चारों में से कौन है? जवाब दीजिए। दूसरा, सन 1893 में काशी नागरिक परिचारी सभा की स्थापना हुई, इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? तो श्याम सुंदर दास नहीं थे, कि पंडित रामनारायण मिश्र नहीं थे, कि ठाकुर शिव कुमार सिंह, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चारों में से कौन इनमें से नहीं है? जवाब दीजिए। अगला है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से, वैदिक से। अपभ्रंश, लौकिक, पाली, वैदिक, इनमें से किससे जन्म हुआ है? सही जवाब दीजिए। चौथा है, किसी देश के अधिकांश जनसमुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? किसी देश के अधिकांश जनसमुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा इसी चारों में से, संवैधानिक भाषा और राष्ट्रभाषा, जनभाषा, संपर्क भाषा। तो कौन सा है आपको बताना है। अगला, सुल्तानपुर में बोली जाती है। सुल्तानपुर में बोली जाती है, तो क्या बोली जाती है? बोली जाती है, लेकिन कौन सी ये आपको बताना है। आपको जवाब में नहीं लिख देना बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है। तो अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी। अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, खड़ी। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की समय सीमा है। प्रगतिवाद की समय सीमा है तो 1918 से 1930 ईस्वी तक, 1943 से 53 ईस्वी तक, 1900 से 1918 तक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन जवाब सही है? जवाब दीजिए आप लोग। तुलसी का भक्ति मार्ग निबंध के लेखक हैं।
तुलसी का भक्ति मार्ग किसका निबंध है? अध्यापक पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद, कुबेरनाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। तो किसका है? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। तुलसी का भक्ति मार्ग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? तो एक नाटक इनमें से नहीं है, वो आपको बताने हैं। सूर्यमुखी, एक सत्य हरिश्चंद्र, सब रंग मोहभंग, हम लोग। तो इनमें से कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? सही जवाब दीजिए। नई कविता पत्रिका के संपादक थे अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। कौन है अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त? आपको सही जवाब देने हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि है? नहीं है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो कौन नहीं है? इनमें से एक नहीं है, आपको जवाब देने हैं। अगला, श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद है तो कौन है? श्रवधन अण, श्रावधन अन, श्रावधन अण, श्रावधन अन। सही जवाब चारों में से एक है, उसको आप दीजिए। अगला है, जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाए, वह नायिका जो स्वयं अपने आप नायक से मिलने जाए या प्रिय से मिलने जाए, उसको क्या कहते हैं? खंडिता, अभिसारिका, प्रेयसी, वामा। खंडिता, अभिसारिका, प्रेयसी, वामा। तो कौन है? सही जवाब दीजिए। अगला प्रश्न, कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो भारोपी परिवार की भाषा कौन नहीं है? इसको तो आप लोग बहुत बार देखे हैं, तो सही जवाब आप दे जाएंगे। आप लोग इसका सही जवाब दे ले जाएंगे। अगला है, अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ है जहां अंधेरा हो, राज्य विहीन जगह हो, अन्याय की जगह हो, जहां छोटे बड़े का ख्याल न रखा जाता हो। जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता है। 4 जवाब है आपके सामने, एक जवाब सही है। तो आज का अंतिम और 15वां प्रश्न होगा, आंखों पर चर्बी आना, आंखों पर चर्बी छा जाना। तो ये बीमारी से संबंधित नहीं है कि आंखों पर चर्बी आ गया है तो आपको दिखाने वाला है। कहने का मतलब ये है, आंखों पर चर्बी छाने का मतलब क्या होता है? धोखा देना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। तो सही जवाब आप दीजिए 15 प्रश्न के। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।